जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने इन्वायरमेंट से संबंधित क्लास देखे थे और इन्वायरमेंट दोस्तों लगभग कंप्लीट हो चुका है। पूरा नहीं दोस्तों, इन्वायरमेंट तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जितने क्वेश्चन एलपी सीबीटी में पूछे जा सकते थे वो कंप्लीट हो चुका है। और देखिए दोस्तों, जो इन्वायरमेंट है वो एनटीपीसी में भी दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्वायरमेंट की बात करें या पर्यावरण की बात करें, ये एनटीपीसी में दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। जब मैं दोस्तों साइंस का क्लास ले रहा था यूथ का, तो वहाँ पे दोस्तों मैंने सारा क्वेश्चन करवा रखा है, तो वहाँ से जाके अब रिवीजन कर सकते हैं। तो वो या तो मैं रिवीजन करने से पहले दोस्तों मैंने जो एलपी सीबीटी 2 में बता रखा है इन्वायरमेंट, उसको क्लास एक बार जरूर कर लें। तो पिछले क्लास में हम लोग देख लें दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग का जो ज्योग्राफी का सेशन या सीरीज चल रहा है, उसमें से दोस्तों आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? अक्षांश या देशांतर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अक्षांश या देशांतर के बारे में जानेंगे। तो अक्षांश देशांतर के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग जितने भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे, और सारे थ्योरी को भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन थ्योरी को शुरू करते हैं, या तो क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं? अक्षांश। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये क्या कहलाता है? अक्षांश या लैटिट्यूड्स या देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड्स और देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अक्षांश के बारे में जानते हैं, और इसके बारे में क्वेश्चन जितने भी वो करते हैं, उसके बाद हम लोग देशांतर के बारे में जानेंगे, फिर क्वेश्चन को देखेंगे। तो अक्षांश, ये जितने भी रेखाएं होता है दोस्तों, ये सारी की सारी क्या होता है? काल्पनिक रेखाएं होता है। जो अक्षांश या देशांतर की बात करें, सारे के सारे क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं? काल्पनिक, यानी कि इमेजिनरी होते हैं। ये वास्तविक नहीं होते हैं, इमेजिनरी लाइन्स होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? इमेजिनरी लाइन्स या तो काल्पनिक रेखाएं होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दोस्तों क्या जानते हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो रेखाएं, जैसे कि सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे ग्लोब के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? ग्लोब। हमारा ये क्या है दोस्तों? ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। ग्लोब है। अब देखिए दोस्तों, ग्लोब की बात करें, या तो ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। ग्लोब या क्या है? या तो पृथ्वी है। अब हम लोगों ने दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं कि बहुत सारे बोला जाता है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है, मकर रेखा 23.5 डिग्री पर है। तो ये मकर रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है, तो वो कितने डिग्री पर होता है, या अक्षांशीय रेखाएं क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं कि अक्षांश क्या होता है? क्या होता है? अक्षांश क्या होता है? तो अक्षांश एक क्या है दोस्तों? काल्पनिक रेखाएं होती है। क्या होता है? अक्षांश क्या होता है? काल्पनिक रेखाएं होता है। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी को यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा, कि जैसे ये हमारा क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। ये क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी को यहाँ पे दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पृथ्वी को दो भागों में, ये ऊपर में और नीचे में। हम लोग जैसा कि पहले से जानते हैं दोस्तों, कि जो अगर हमें मैप में दर्शाना हो, तो इधर क्या कहलाता है? ईस्ट, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अगर पृथ्वी को दो भाग में बांटा जाए, तो ऊपर के आधे भाग को, अगर गोला है, एक प्रकार का क्या है? गोला है, तो गोले को आधा कर देंगे तो क्या कहलाएगा? गोलार्ध कहलाएगा। तो जो भूमध्य रेखा होता है, ये क्या होता है? 0 डिग्री होता है। क्या होता है? ये 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री जो होता है, उसी को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। जो 0 डिग्री होता है, उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, या तो इसे दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, या तो इसे ही इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है, या तो 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश से, यानी कि ऊपर जो है वो हमारा, यहाँ से हमने क्या देखा कि ऊपर क्या कहलाता है? उत्तर, उत्तर, नीचे दक्षिण। तो ऊपर, यानी कि आधे गोलार्ध तो ऊपर जो होगा, वो क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। ये जो हमारा ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर। और नीचे वाला क्या कहलाएगा? नीचे की बात करें तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये दक्षिण में है, तो दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कि दोस्तों जितने भी बहुत सारे यहाँ पे जो यानी कि ग्लोब की बात करें दोस्तों, इसमें से कितनी रेखाएं होती है? बहुत सारी रेखाएं होती है। तो ये रेखाएं
जो खींची जाती है, क्या वो ऐसे ही खींच दिया जाता है या उसमें कुछ लॉजिक है? जो रेखाएं होती है वो वैसे खींच दिया जाता है या कुछ लॉजिक होता है? तो दोस्तों मैथ में हम लोग क्या जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधी रेखा होता है। क्या होता है? एक सीधी रेखा होता है। और अगर हमें इस पर यहाँ पे एक बिंदु को क्या किया हमने, फिक्स कर दिया। और हमें अगर यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चाप बनाते हैं। फिर इस चाप से, जैसे 60 डिग्री का बनाना हो आसान है दोस्तों, तो यहाँ से एक चाप बनाते हैं और इस चाप से यहाँ से अगर कोण देते हैं तो ये क्या बनता है, 60 डिग्री का कोण बन जाता है। तो उसी इधर से फिर अगर इधर काट देंगे 60 डिग्री, तो ये वृत्त का ग्लोब यहाँ पे जहाँ पे मिलेगा, तो इन दोनों रेखाओं को मिला दिया जाए तो ये 60 डिग्री की अक्षांशीय रेखाएं हो जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पे 60 डिग्री होगा। एंगल कहाँ पे होगा, ये 60 डिग्री यहाँ पे बनेगा। जो भूमध्य रेखा होगा उस पर बनेगा 60 डिग्री का, लेकिन ये मिलेगा जहां पर वो क्या कहलाएगा, अक्षांशीय रेखा कहलाएगा। अक्षांशीय रेखा या रेखाएं कहलाएगा। तो सबसे पहली, अगर दोस्तों हमें 0 डिग्री का अक्षांशीय रेखा बनाना है तो यहाँ 0 डिग्री का, तो ये पहले से 0 डिग्री का अक्षांशीय रेखा है दोस्तों। अगर 1 डिग्री का बनाना है, इसका मतलब 1 डिग्री हम इधर चाप, एक डिग्री इधर चाप लेंगे, या तो फिर चांदा जो होता है प्रोटेक्टर उसे माप लेंगे, 1 डिग्री इधर, 1 डिग्री इधर। तो जहां पे ये मिलेगा, ये वृत्त पर जो हमारा ग्लोब होगा जहां पे टच करेगा, वहां से फिर यहाँ से फिर यहाँ पे मिल गया, यानी कि ये ग्लोब, ये हमारा कितना हो गया, 1 डिग्री का अक्षांशीय रेखा हो गया। फिर अगर हमें मान लेते हैं कि 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा बनना है, तो यहाँ से यानी कि जो भूमध्य रेखा होता है, यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 10 डिग्री का, 10 डिग्री का बनाएंगे। फिर इधर भी कितना डिग्री का बनाएंगे, भूमध्य रेखा से दोस्तों, लेकिन 10 डिग्री बनाएंगे। फिर जो जहां पे ये ग्लोब पे मिलेगा वहां पे एक रेखा खींच देंगे, तो ये जो रेखाएं हो जाएगा, ये रेखा हो जाएगा, वो कितने का होगा, 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा हो जाएगा। कितने का होगा, 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अक्षांशीय रेखाएं को खींची जाती है और बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों हमें इसके बारे में और डिटेल से नहीं जानना है, क्योंकि जितने जानना था हम लोग जान लिए। अब इसके बारे में दोस्तों हम लोग और क्या क्या जान सकते हैं, ये देखिए। तो प्रोटेक्टर में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि ये जो अर्धगोल जो चांदा होता है वो कितने का होता है, चांदा कितने का होता है, ये 180 डिग्री का चांदा होता है। तो 180 डिग्री में एक 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर 89 का अक्षांश होगा। फिर यहाँ पे यानी कि इसी प्रकार 80 70 60 50 40 30 20 जीरो, इस प्रकार से अक्षांशीय रेखा होगा। तो ऊपर जो अक्षांशीय रेखा होगा वो कितने होगा, ऊपर टोटल अक्षांशीय रेखा कितने होगा, 90 होगा। ऊपर ऊपर कितने होगा दोस्तों, टोटल अक्षांशीय रेखाएं ऊपर 90 होगा, नीचे भी कितने होगा, 90 होगा। तो टोटल अगर कुल अक्षांशीय रेखा की बात करें, नीचे लिखते हैं दोस्तों, कुल अक्षांशीय रेखा की बात करें, कुल अक्षांशीय रेखा, कुल अक्षांशीय रेखा, कुल अक्षांशीय रेखाएं, कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती है, कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, अक्षांशीय रेखाएं की बात करें तो हमने क्या देखा कि ऊपर कितने हैं, ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कितने होगा, 90 अक्षांशीय रेखा होगा। फिर दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांशीय रेखा होगा, 90 होगा, 90 होगा। लेकिन दोस्तों ऊपर 90 नीचे 90, क्या 0 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है, क्या हमने उसको काउंट किया, क्या नहीं किया। तो 0 डिग्री वाला भी तो एक अक्षांशीय रेखा है, 0 डिग्री वाला भी तो एक अक्षांशीय रेखा है। तो कितना हो गया, 90 90 यानी कि 180 यानी कि 181 टोटल हो गया। लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं कि जब ये 90 डिग्री पे ऊपर यहाँ पे अक्षांशीय रेखा बनेगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक बिंदु बनेगा। क्या बनेगा, एक बिंदु बनेगा, यानी कि यहाँ पे भी एक बिंदु, यहाँ पे भी बिंदु। ये एक अक्षांशीय रेखा नहीं बन पाएगा, सिर्फ ये क्या होगा, अक्षांशीय बिंदु होगा, अक्षांशीय बिंदु होगा। नॉर्थ पोल में ये क्या होगा, हमारा नॉर्थ पोल, और ये क्या होगा, साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो टोटल यहाँ से दो लाइन हमारा क्या हो, कट जाएगा, क्योंकि ये तो लाइन नहीं एक बिंदु है, तो कट जाएगा। तो टोटल जो अक्षांशीय रेखा कितने होंगे, 179 होंगे। कितने होंगे, 179 होंगे। लेकिन अगर कुल अक्षांशीय वृत्त की बात किया जाए, देखिए दोस्तों ये हमारा क्या बनेगा, एक वृत्त बन जाएगा। ये आगे से मिलेगा इधर जाके, फिर इधर गोल है, ये तो क्या है, गोले का है। तो यहाँ से निकलेगा, फिर आगे जाके मिलेगा, फिर आगे मिलेगा। तो ये हमारा टोटल, अगर कुल अक्षांशीय वृत्त की बात किया जाए, कुल अक्षांशीय वृत्त, कुल अक्षांशीय कुल अक्षांशीय वृत्त की बात किया जाए दोस्तों, तो कुल अक्षांशीय वृत्त कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा टोटल। टोटल 181, 90 90 और एक ये, टोटल कितना हो जाएगा, 181 अक्षांशीय
व्यर्थ हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये सभी की लाइनें जो होगा, जितने भी रेखाएं होगा, जितने भी अक्षांशीय रेखाएं होगा, सब एक दूसरे का क्या होगा, समांतर होगा। सभी अक्षांशीय रेखाएं क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। सभी अक्षांशीय रेखाएं क्या होगा दोस्तों, समांतर होगा। सभी अक्षांशीय रेखाएं समांतर होगी। सभी अक्षांशीय रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं समांतर यानी कि पैरेलल होगी। समांतर, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। और एक बात और दोस्तों, कि अगर जैसे कि दो अक्षांशीय के बीच की बात करें, तो इसके बीच में दो अक्षांशीय की बात करें, दो अक्षांशीय की अक्षांशीय रेखाओं के बीच में कितनी दूरी होती है, तो सभी दोस्तों 111 किलोमीटर होता है। ये 111 किलोमीटर, ये भी 111 किलोमीटर, यानी कि सारे के सारे क्या होगा, 111 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे हम ये ले सकते हैं कि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच, दो अक्षांशीय रेखाएं के बीच 111 किलोमीटर होती है। अक्षांशीय रेखाएं के बीच, बीच 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है, होती है, होती है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, अक्षांश के बारे में हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें अगर और हम बात किया जाए, थोड़ा सा और बात करें कि अक्षांशीय विस्तार हमारा क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार हमारा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक ग्लोब है। और हमारा जो पृथ्वी है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारा क्या है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी को दो भाग में बांटा गया है, एक उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। लेकिन हमारा भारत की बात करें दोस्तों, हिंदुस्तान की बात करें, तो वो कहाँ पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, ये उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे स्थित है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये निचला हिस्सा जो है वो कितने डिग्री पर है, और जो ऊपर वाला हिस्सा क्या है, कितने डिग्री अक्षांश पर है, कितने डिग्री अक्षांश पर है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले से हमने यहाँ पे बना रखा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो सबसे निचला हिस्सा है भारत का, 8 डिग्री 4 मिनट में है। कितने पे, 8 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश में, यानी कि नॉर्थ लेटीट्यूड। क्या होगा ये, नॉर्थ लेटीट्यूड, उत्तरी अक्षांश। और ये जो हमारा है सबसे ऊपरी हिस्सा, वो कितने का है, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड, यानी कि नॉर्थ लेटीट्यूड, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में। तो ये हमारा क्या हो गया, भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी ध्रुव से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि भूमध्य रेखा से जो यहाँ तक दूरी है, यहाँ पे अगर एंगल बनाएंगे, तो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे कितने बनेगा, 37 डिग्री 6 मिनट का बनेगा। यहाँ पे अगर यहाँ भूमध्य रेखा से एंगल बनाएंगे, तब एंगल यहाँ पे बनाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट का बनेगा। लेकिन नीचे की एंगल की बात करें यहाँ पे, तो ये कितने का बनेगा, 8 डिग्री 4 मिनट का बनेगा, 8 डिग्री 4 मिनट का बनेगा। तो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है दोस्तों, भूमध्य रेखा से यहाँ तक नीचे कितनी दूरी है, 8 डिग्री 4 मिनट की दूरी पर है। 8 डिग्री क्या है, 4 मिनट की दूरी पर है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, उत्तरी अक्षांश का अक्षांशीय विस्तार हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो ये और दोस्तों हम क्या जानते हैं कि जो हमारा भूमध्य रेखा क्या है, 0 डिग्री है। भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर 23.5 डिग्री हम ऊपर जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कर्क रेखा कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कर्क रेखा कहलाता है। लेकिन अगर हम नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री नीचे आते हैं, तो नीचे क्या होता है, मकर रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, मकर रेखा कहलाता है। ऊपर क्या कहलाता है, कर्क रेखा कहलाता है 23 डिग्री वाला। और नीचे अगर जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मकर रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, मकर रेखा कहलाता है। तो ये हमारा तो दोस्तों अक्षांशीय विस्तार का, अक्षांश के बारे में कुछ था जो हमने देखा। तो अक्षांश से दोस्तों कितने क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद हम लोग फिर जो जहां पे जैसा कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा, वैसा हम लोग यहाँ पे दोस्तों फिर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है।
तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा हमने क्या बताया, अभी बताया कि अगर ये हमारा अगर पृथ्वी है, अर्थ है, तो ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है या भूमध्य रेखा है या इक्वेटर है। इसके ऊपर में 23 डिग्री, 23.5 डिग्री अगर हम जाते हैं, 23.5 डिग्री ऊपर अगर हम जाते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कर्क रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्क रेखा कहलाता है। तो ये अगर भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो उत्तरी गोलार्ध यानी कि पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही कहा गया है, सही कहा गया है। दूसरा, अंटार्कटिका वृत्त भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, भूमध्य रेखा दक्षिण में है। तो बिल्कुल दोस्तों, जो अंटार्कटिका है, देखिए दोस्तों दो चीज, जो सबसे ऊपर यहाँ पे यानी कि नॉर्थ पोल पर जो हमारा है, वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल पर जो हमारा होता है वो आर्कटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्कटिक। जो नॉर्थ पोल में होता है सबसे ऊपर, वो इधर आर्कटिक कहलाता है। और जो साउथ पोल में होता है यानी कि दक्षिणी ध्रुव में होता है, वो अंटार्कटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, अंटार्कटिक कहलाता है, अंटार्कटिक क्या कहलाता है। तो अंटार्कटिक वृत्त जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में यानी कि नीचे क्या कहलाता है, दक्षिण कहलाता है, बिल्कुल सही। आर्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो उत्तर में है, ये भी सही, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। तो मकर रेखा क्या पूर्वी गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में नहीं बल्कि दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ पे नीचे हमारा क्या बनता है, मकर रेखा बनता है नीचे। 27.5 डिग्री अगर नीचे जाएंगे तो हमारा यहाँ पे मकर रेखा बनता है नीचे दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये पहला यानी कि जो गलत ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर का गलत है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देशांतर से है, लेकिन देख लेते हैं हम लोग देशांतर के बारे में, आगे हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमारा ये क्या है दोस्तों, एक हमारा एक ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ग्लोब हो गया। क्या हो गया, ग्लोब हो गया। तो जो ग्लोब में हमारा जो जो देशांतर रेखा होता है दोस्तों, वो वर्टिकल लाइन होता है, ये इस प्रकार से होता है। वो क्या होता है, वर्टिकल होता है, इस प्रकार से होता है। ये सारी रेखाएं इस प्रकार से मिलती है। ये क्या है, वर्टिकल, यानी कि ये रेखाएं यहां से शुरू होती है और यहाँ पे मिल जाती है। देशांतरीय रेखा जो होता है दोस्तों, ऊपर से शुरू होता है और नीचे आता है, यानी कि यही रेखा इधर से निकला, फिर वही रेखाएं यहाँ पे आके मिल जाती है। यानी कि ये दोस्तों प्रतिच्छेदित करती है। 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पे आता है, फिर वही लाइन वहां पे पहुंच जाता है, यानी कि ये सर्कल इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है, जहां से शुरू हुआ वहीं से फिर पहुंच गया। तो ये प्रतिच्छेदित करता है। तो ये पहला ही प्रश्न दोस्तों गलत लग रहा है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक एक ही देशांतरी रेखा को संदर्भित करता है। तो ये भी कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, जब अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को हम देखेंगे, तो टोटल इसमें 180 ईस्ट होता है, यानी कि पूरब दशा। देख लेते हैं दोस्तों इसको, इसके बारे में हम लोग। जैसे कि ये हमारा क्या दोस्तों, एक ग्लोब है। तो जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग पृथ्वी को दो भागों में बांटे थे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, उसी प्रकार दोस्तों पृथ्वी को बीचों बीच से अगर देशांतरीय भाग में बांटते हैं, तो ये हमारा हमने क्या देखा कि जो इधर क्या कहलाता है, पूर्व कहलाता है, और इधर पश्चिम कहलाता है, यानी कि ये ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, ये साउथ। तो ये बीचों बीच अगर ये लाइन खींच दिया जाए, तो ये दाएं तरफ जो रेखा है, तो ये हमारा दाएं तरफ क्या होता है, पूरब। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। और जो इधर इस साइड का होगा, वो क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। तो जो टोटल देशांतरीय रेखाएं होती है दोस्तों, ये इधर से जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इधर से जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। इस प्रकार से दोस्तों टोटल जो होता है, टोटल रेखाएं होता है, वो 180 रेखाएं, 180 रेखाएं। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या देखा कि 90 डिग्री यहाँ पे था, इधर 90 डिग्री, 90 रेखाएं इधर, 90 रेखाएं इधर, कितना 100 यानी कि कितना हो गया, 90 ऊपर 90 ऊपर 180। तो ये 180 रेखाएं ईस्ट, 180 रेखाएं ईस्ट साइड होता है, और 180 रेखाएं वेस्ट साइड होता है। तो टोटल इसमें जो अक्षांशीय रेखाएं होता है या वृत्त होता है, वो कितने होते हैं, 360 होते हैं। टोटल 360 होते हैं, 360 होते हैं। तो ये अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे के समांतर होते हैं, बिल्कुल समांतर होते हैं, बिल्कुल समांतर होते हैं।
अक्षांशीय कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। गलत दोस्तों, अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। बिल्कुल दोस्तों, अक्षांशीय बात कहा गया है, यहाँ पे अक्षांशीय बोला गया है। तो अक्षांशीय रेखा हमने क्या देखा कि अक्षांशीय रेखाएं ये हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये तो कहीं प्रतिच्छेद करती है क्या, ये तो समांतर होता है। ये पहले हमने क्या देखा, समांतर होती है। तो इस जब समांतर होती है तो प्रतिच्छेद कैसे करेगा, नहीं कर सकता है। तो ये एकमात्र गलत कथन कौन सा है, पहला ही कथन गलत है। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बसंत विषुव या महाविषुव रात दिन बराबर होने का समय, रात दिन बराबर होने का समय। तो यहाँ पे दोस्तों एक विशेष, ये अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पहली बात दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक ग्लोब बनाते हैं, पृथ्वी को बनाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, पृथ्वी बना दिया। अब पृथ्वी के बीचों बीच हमारा ये क्या होता है दोस्तों, भूमध्य रेखा होता है। क्या होता है, भूमध्य रेखा होता है। और ऊपर ठीक हमारा क्या होता है दोस्तों, कर्क रेखा होता है। और नीचे हमारा क्या होता है दोस्तों, मकर रेखा होता है। क्या होता है, मकर रेखा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कहते हैं। और ये 0 डिग्री रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। और ये हमारा क्या है, मकर रेखा है। क्या दोस्तों, मकर रेखा है। ये क्या है, मकर रेखा है। ये क्या है, मकर रेखा है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है दोस्तों कि होता क्या है कि दोस्तों, जैसे कि ये हमारा क्या है, सूर्य, सन है। क्या है, सन है मान लेते हैं। तो ये सन अभी यहाँ पर है, ये भूमध्य रेखा पर है सन। सन जब भूमध्य रेखा पर होगा दोस्तों, तो भूमध्य रेखा पर सन जब यहाँ पे होगा, सूर्य कहाँ पर होगा, भूमध्य रेखा पर। तो जब भूमध्य रेखा पर सूर्य होगा, बीचों बीच पर होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दिन क्या होगा, बड़ा होगा। दिन क्या होगा यहाँ पे, भूमध्य रेखा पर जब, कर्क रेखा पर जब, सॉरी, मकर रेखा पर जब सूर्य पड़ेगा, सूर्य जब बीचों बीच मकर रेखा पर होगा, तो यहाँ पे दिन क्या होगा, बड़ा होगा। दिन क्या होगा, बड़ा। और रात क्या होगा, छोटा। रात क्या होगा, छोटा होगा। दिन बड़ा होगा, रात क्या होगा, छोटा होगा। तो दिन बड़ा और रात छोटा, ऐसा कंडीशन मकर रेखा में जब सूर्य होता है तब पड़ता है, तब पड़ता है। तो ये दिन कब होता है दोस्तों, तो ये 22 दिसंबर होता है। प्रत्येक साल 22 दिसंबर के दिन जो होता है, दिन बड़ा होता है। कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में। ये पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रहा दोस्तों, ये सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रहा है। क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या है, भूमध्य रेखा हमारा। तो भूमध्य रेखा से नीचे जो है वो हमारा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पे लिख लेते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों जो 22 दिसंबर का दिन होगा, वहां पे रात क्या होगा, छोटा होगा। और दिन क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि सूर्य जो होगा मकर मकर रेखा पर ठीक बीचों बीच पड़ेगा, ठीक बीचों बीच पड़ेगा। अब यही सूरज दोस्तों ये क्या होगा, अब यही सूरज दोस्तों, ये हमारा ये सूरज है। अब यही सूरज क्या होगा, यहाँ पे अभी यहाँ पे था, अब धीरे धीरे कहाँ जाएगा, भूमध्य रेखा पर जाएगा, भूमध्य रेखा पर जाएगा। तो जब ये भूमध्य रेखा पर जाएगा दोस्तों, जब ये भूमध्य रेखा पर जाएगा, तो क्या होगा, भूमध्य रेखा पर जाएगा तो, भूमध्य रेखा पर जाएगा, भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर जाएगा तो यानी कि आधा रोशनी इधर भी जाएगा, आधा रोशनी इधर भी जाएगा। यानी कि भूमध्य रेखा पर जब जाएगा तो दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। दिन रात, दिन और रात, दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। दिन और रात क्या होगा दोस्तों, दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। जब भूमध्य रेखा पर सूर्य होगा तब, सूर्य कहां पर होगा, भूमध्य रेखा पर होगा तब। तो ये भूमध्य रेखा पर आने की स्थिति कब होगा, देखिए दोस्तों, एक बार तो सूर्य इधर से जा रहा है तब, सूर्य क्या है, एक बार इधर से जा रहा है तब, एक बार वापिस आएगा तब। सूर्य देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सूर्य है, कहाँ पर ये, पहले यहाँ था सूर्य, पहले भूमध्य रेखा मकर रेखा पर था। मकर रेखा पर से कहाँ पर गया, भूमध्य रेखा पर गया। तो भूमध्य रेखा पर दिन रात क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। फिर ये भूमध्य रेखा से होते हुए सूर्य कहाँ जाएगा, कर्क रेखा पर जाएगा। तो कर्क रेखा पर दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा। फिर ये सूर्य वापस आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर आएगा। यानी कि सूर्य जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करेगा। सूर्य क्या करेगा, भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करेगा। तो जब ये जाते समय कब क्रॉस करेगा, जब ये मकर रेखा से कर्क रेखा कर जाएगा, तो पहली बार कब क्रॉस करेगा, पहली बार कब क्रॉस करेगा, तो ये 21 मार्च को, कब करेगा, 21 मार्च को।
यानी कि 21 मार्च को क्या करेगा, दिन और रात क्या होगा, बड़ा होगा। पहला चीज, ये जा रहा था तब, लेकिन जब वापिस भी तो आएगा, तो जब वापिस आएगा, जब 21 मार्च को जा रहा था तब, लेकिन जब वापिस आएगा तब क्या, कब होगा, तब यानी कि 23 सितंबर, जब ये वापिस आएगा, यानी कि 21 मार्च को जाएगा, ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करेगा, फिर उधर चला जाएगा, जब कर्क रेखा पर जाएगा तब, कर्क रेखा पर जाएगा दोस्तों, तो कर्क रेखा पर कब जाएगा, तो ये हमारा दोस्तों कर्क रेखा पर कब जाएगा, 21 जून को जाएगा, 21 जून को। तो जब कर्क रेखा पर जाएगा तो ये उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या करेगा, दिन बड़ा, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर जब सूर्य होगा तब दिन बड़ा, रात क्या होगा, फिर छोटा होगा, रात क्या होगा, छोटा होगा। 21 जून को ये कहां पे लिख लो, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, कब दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। तो सूर्य जब यहाँ पे दोस्तों 22 दिसंबर को मकर रेखा पर था, बीचों बीच में था, तो मकर रेखा पर जब सूर्य बीचों बीच होगा, तो यहाँ पे दिन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध का, मकर रेखा पे कब, 22 दिसंबर को। लेकिन यही सूर्य जब भूमध्य रेखा पर जाएगा कब, 21 मार्च को, तब दिन क्या करेगा, दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर है, तो भूमध्य रेखा पर रहेगा सूर्य, तो दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यही सूर्य जब कर्क रेखा पर जाएगा, तो कब जाएगा, 21 जून को जाएगा, तो 21 जून को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, दिन बड़ा होगा और रात क्या होगा, छोटा होगा। सबसे बड़ा दिन यानी कि उत्तरी गोलार्ध का 21 जून को होगा। लेकिन जब बीचों बीच फिर भूमध्य रेखा पर आ जाएगा, फिर कब आएगा वापिस, तो ये कब आएगा दोस्तों, 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को भूमध्य रेखा को क्या होगा, दिन और रात क्या होगा, पूरा पृथ्वी पर बराबर होगा। तो जब दिन और रात बराबर होता है ना दोस्तों, तो इसी को क्या बोला जाता है, इक्विनॉक्स बोला जाता है, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स बोला जाता है, इक्विनॉक्स, इक्वी मतलब क्या, बराबर, इक्विनॉक्स मतलब क्या, बराबर। तो एक विषुव होता है, यानी कि मार्च की बात करें तो ये विषुव या महाविषुव एक ही बात हो गया। तो ये इक्विनॉक्स कहलाता है, दिन और रात बराबर कब होता है, तो 21 मार्च को होगा, या तो 23 सितंबर को होगा, दिन और रात बराबर होगा। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, कि बसंत विषुव या दिन और रात बराबर होने का समय कब है, तो या तो वो 23 सितंबर होगा, या तो 21 मार्च, 21 मार्च। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो ये यहाँ पे दोस्तों उसके बारे में हमने डिटेल से लिख रखा है। जैसे देखिए 23 सितंबर लिख रखा, 23 सितंबर 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे शरद विषुव ऑटोमन इक्विनॉक्स, क्यों, यानी कि सितंबर के माह में दोस्तों ठंडी आ जाता है, ठंडी आ जाता है। मार्च के समय में, ओ सॉरी, सितंबर के समय में दोस्तों, यानी कि 23 सितंबर होगा, सितंबर के समय में क्या होता है, शरद आ जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, शरद विषु, या तो ऑटोमन्स विषु। लेकिन वसंत ऋतु की बात करें तो 21 मार्च में दोस्तों गर्मी आ जाता है, गर्मी का मौसम आ जाता है, इसीलिए वसंत बोलते हैं, वसंत ऋतु में प्रवेश कर जाता है तो गर्मी आ जाता है, तो इसीलिए 21 मार्च को ये वसंत विषु कहलाएगा। तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि शब्द विषुव इक्विनॉक्स संदर्भित है, तो इक्विनॉक्स मतलब हमने क्या बताया दोस्तों, दिन और रात का अवधि क्या होगा, बराबर होगा, दिन और रात का समान समय होगा, तो क्या होगा, यानी कि बी नंबर का दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कितनी बार पड़ती है दोस्तों, वर्ष में 4 बार पड़ता है। तो हमने क्या बताया दोस्तों, ये भूमध्य रेखा है, अगर मकर रेखा पर यहाँ पर है, यहां से ये सूर्य, यहां से ये हमारा क्या है दोस्तों, पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, और ये हमारा रहा दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, ये हमारा रहा 0 डिग्री लाइन, ये कर्क रेखा रहा, ये ऊपर क्या होगा हमारा, कर्क रेखा, ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, नीचे मकर रेखा। तो ये हमारा सूर्य हो गया, सूर्य एक बार दोस्तों यहाँ पे है मकर रेखा पर, फिर यहाँ से भूमध्य रेखा पर गया, एक बार हो गया, फिर ये गया कर्क रेखा पर चला गया, फिर ये वापिस आया, फिर आया, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट किया। यानी कि सूर्य एक बार जाते समय, एक बार आते समय, सूर्य भूमध्य रेखा पर कितनी बार पलट रहा है, 2 बार पड़ रहा है, कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पे डी नंबर यानी कि 2 बार, तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है, डैश कहा जाता है, तो इक्विनॉक्स कहा जाता है, या तो विषुव कहा जाता है, इक्विनॉक्स
इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स या तो विषुव कहा जाता है, यानी कि दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा, दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो ये भी हमने बता रखा है दोस्तों कि जिससे ये भी देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, विर्त है। तो विर्त जो होता है दोस्तों, तो सबसे बड़ी डायमीटर या तो डाया कौन सा होता है, सबसे बड़ी सॉरी, सबसे बड़ी जो जीवा होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। वो क्या होता है, डायमीटर होता है, जो कि यहाँ पे कौन सा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। तो जो भूमध्य रेखा होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, बाकी सब क्या होगा, छोटा होता जाएगा, बाकी सब क्या होगा, छोटा होगा। तो सबसे बड़ी कौन सा होगा, 0 डिग्री वाली लाइन क्या होगा, सबसे बड़ी होगा, जो कहां पर है, भूमध्य रेखा पर। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटी रेखा की बात करें दोस्तों, तो 90 डिग्री वाला, लेकिन 90 डिग्री वाला क्या होगा दोस्तों, एक बिंदु मात्र होगा। वो क्या होगा, 90 डिग्री वाला एक बिंदु मात्र होगा। तो 89 डिग्री वाला जो होगा वो सबसे छोटी रेखा, हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी रेखा होगा, अक्षांशीय रेखा, वो 89 डिग्री वाला होगा। और दो होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी की धुरी या क्रांतिवृत्त इक्लिप्टिक के तल पर डैश के कोण पर अनंत है, डैश के कोण पर अनंत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीज देखेंगे दोस्तों हम लोग। जैसे ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा क्या ग्लोब हो गया। तो ग्लोब में हमने क्या देखा दोस्तों कि ऊपर जो होता है एक 23.5 डिग्री बस होता है। कितना होता है, 23.5 डिग्री। कितना होता है दोस्तों, 23.5 डिग्री होता है। तो ये 23.5 डिग्री है, तो ये हमारा कर्क रेखा कहलाता है। तो ये टोटल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का बनता है कौन, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 90 डिग्री का कौन बनता है। तो 90 डिग्री में अगर हम 23.5 डिग्री घटा दें, 23.5 डिग्री घटा दें, तो कितना बच जाएगा, 5, अंक पे चलेंगे, 10 में 5 5, फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9, 9 में 3 जाएगा, कितना, सॉरी, 9 में 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, 9 में 3 जाएगा, 6 बचेगा। फिर यहाँ पे 8, 8 में 2 जाएगा 6, यानी कि 66.5, कितना बचेगा, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो जो पृथ्वी की धुरी जो होगा दोस्तों, क्रांतिवृत्त के तल पर कितना है, 66.5 डिग्री के अंश पर होगा। कितने होगा, 66.5 डिग्री। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प विषु का सबसे अच्छा वर्णन है, विषु का। तो विषु हमने क्या बताया दोस्तों, दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। और ये ऐसा कब होगा, जब पृथ्वी भूमध्य रेखा पर होगा। पृथ्वी कब होगा, भूमध्य रेखा पर होगा, भूमध्य रेखा पर होगा। तो सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसलिए विषुव होगा, बिल्कुल नहीं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, बिल्कुल नहीं। कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ है, बिल्कुल सही दोस्तों। यानी कि सूर्य क्या है, भूमध्य रेखा पर बीचों बीच पड़ रहा है, कहीं पे भी झुका नहीं है, इसीलिए विषुव होता है, यानी कि दिन और रात बराबर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों उसके बारे में हमने लिख रखा है, यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है, सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो यहाँ पे फिर से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हमने क्या कहा दोस्तों कि भारत हमारा जो है कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया। और भारत हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे है। भारत हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे है भारत हमारा। तो जब भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध में तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा दोस्तों, बीचों भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरना, ये तो हम सभी को मालूम होगा कि 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा की बात करें दोस्तों, यहाँ पे दिन कब बड़ा होता है, हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो होता है कर्क रेखा पर, कब पहुंच रहा है दोस्तों, 21 मार्च को पहुंचता है। कर्क रेखा 21 मार्च में, 21 मार्च को दिन यहाँ पे क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन बोला क्या गया है कि सबसे छोटा दिन कब होगा, सबसे छोटा दिन कब होगा। तो बात को यहाँ पे समझिए दोस्तों, कि जब सूर्य हमारा यहाँ पे मकर रेखा पर होता है, यानी कि 23.5 डिग्री जब नीचे होता है, सूर्य हमारा मकर रेखा पर होता है, मकर रेखा पर होता है।
मकर रेखा पर होता है। लेकिन ये कब की बात है? 22 दिसंबर। कब? 22 दिसंबर। तो सूर्य जब दोस्तों यहाँ पे होगा, जब मकर रेखा पर सूर्य होगा, तो दिन यहाँ पे क्या होगा? बड़ा होगा। दिन कहाँ पे होगा? मकर रेखा पर बड़ा होगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? बड़ा होगा। भारत हमारा कहाँ पर है? कर्क रेखा पर है। तो दिन जब 22 दिसंबर को यहाँ पे बड़ा होगा, तो क्या 22 दिसंबर को दिन यहाँ पे बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो सबसे छोटा दिन कब होगा भारत में? वो 22 दिसंबर को होगा, क्योंकि 22 दिसंबर में सूर्य जो होगा मकर रेखा पर होगा, तो पूरी की पूरी सूर्य की रोशनी मकर रेखा पर पड़ेगा। तो मकर रेखा पर पड़ेगा तो कर्क रेखा पर यहाँ पे दिन क्या होगा? छोटा होगा। तो 22 दिसंबर को जो दिन होगा भारत में सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि सूर्य वहां पे उस टाइम मकर रेखा पर होगा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे इसके बारे में दोस्तों लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार होता है? तो विषुव हमने क्या बोला दोस्तों कि सूर्य जो भूमध्य रेखा को कितनी बार काटता है? 2 बार काटता है। तो विषुव कितने बार होगा? 2 बार होगा। विषुव कितने बार होगा? 2 बार। कौन कौन सा? 21 मार्च, 21 मार्च को, और दूसरा 23 सितंबर को। 21 मार्च, 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को डैश कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? विषुव कहते हैं। कि दिन रात जब बराबर होगा तो वो विषुव, यानी कि सूर्य जो होगा भूमध्य रेखा पर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि भूमध्य रेखा पर कौन सी सर, जैसे देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है, ग्लोब है। ये हमारा अर्थ हो गया। तो भूमध्य रेखा तो कहाँ पर है हमारा? यहाँ पर है। तो भूमध्य रेखा जब यहाँ पर है दोस्तों, तो इस रेखा पर कौन कौन से शहर पड़ता है? कौन कौन से शहर पड़ता है इस रेखा पर? कौन कौन से शहर पड़ता है? और कौन कौन से शहर पड़ता है, और यानी कि कौन कौन से देश पड़ता है, उस देश में से कौन सा शहर पड़ता है? कौन सा शहर पड़ता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो इंडोनेशिया के पोंटियानक है, इंडोनेशिया का एक पोंटियानक शहर है, ये पड़ता है पोंटियानक पर। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब भूमध्य रेखा से दोस्तों कौन कौन देश पड़ता है? कौन कौन देश यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं। तो कौन कौन से देश है भूमध्य रेखा पर स्थित? देश कौन कौन से? कांगो, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ये क्या दोस्तों? भूमध्य रेखा पे क्रॉस होके जाती, इन सारे देशों से भूमध्य रेखा क्रॉस करती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कर्क रेखा है। कर्क रेखा कहाँ पर दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा हमने ये बता चुका है दोस्तों पहले, कि जो उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री में, उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री अक्षांश पर, तो यहाँ पे 23 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा। तो कर्क रेखा, और इस पे क्या होगा हमारा? मकर रेखा होगा। इस पर क्या होगा? मकर रेखा होगा। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर का क्या हो गया दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि कौन कौन सा कहाँ पे है। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितने? कर्क रेखा 23 डिग्री पर, और उत्तरी उपध्रुव और वृत्त क्या होता है ये? और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, और ये उपध्रुव उपध्रुव वृत्त, यानी कि ये दक्षिणी गोलार्ध का है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा दोस्तों देशांतर शुरू होता है। तो देशांतर की, अगर देशांतर के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करें दोस्तों, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसके बारे में दोस्तों पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कि जैसे कि ये हमारा क्या है? वृत्त है, ग्लोब है। तो ग्लोब जो, यानी कि ऊपर से इस प्रकार से जो लाइनें होती है, देशांतर, ये लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब ये ऊपर की ओर होगा। ये इस प्रकार से जो रेखाएं काटेंगी, वो क्या कहलाएगा? देशांतर रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। और देशांतर को अलग करने वाला क्या है दोस्तों? देशांतर की ये भी हमने बताया दोस्तों, कि बीचों बीच से अगर देशांतर रेखा किसको कहते हैं? अगर बीचों बीच से इसको अलग करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। और ये हमारा क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी
गोलार्ध कहा जाएगा। ये क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। पूर्वी गोलार्ध। तो देखिए दोस्तों, अगर हम दोस्तों इसमें कुल देशांतरीय रेखाएं की बात करें दोस्तों, तो कितनी है? कुल देशांतरीय रेखाएं की बात करें दोस्तों, तो कितनी है कुल देशांतरीय रेखाएं? कुल देशांतरीय रेखाएं की बात करें दोस्तों, तो कितनी है? 90 इधर है और सॉरी 180 इधर है, 180 इधर है, तो यानी कि 180 डिग्री ईस्ट में और 180 डिग्री वेस्ट में, 180 डिग्री वेस्ट में, टोटल कितने हो जाएगा? 360। 360 तो टोटल कितने अक्षांशीय रेखाएं हैं? 360 अक्षांशीय रेखाएं हैं। 360 अक्षांशीय रेखाएं हैं। अब अगर दोस्तों अक्षांशीय विस्तार से भारत की बात करें, अक्षांशीय विस्तार में अगर भारत की बात करें दोस्तों, कितने लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड में है? तो ये हमारा क्या था दोस्तों? अक्षांशीय विस्तार था। ये सॉरी ये देशांतरी था। अब भारत हमारा कहां पर है दोस्तों? ठीक बीचों बीच यहाँ पर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत, हमारा भारत कहाँ पे होगा ये? देखिए दोस्तों, हमारा भारत कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पे है, यानी कि ये हमारा ये हमारा उत्तरी गोलार्ध। अगर यहाँ से ऊपर बात करें उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ से अगर इधर बात करें तो ये पूर्वी गोलार्ध, यानी कि भारत हमारा दोस्तों एग्जैक्ट कहाँ पर है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और अगर सिर्फ वैसे पूछा जाए कौन सा गोलार्ध में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, और अगर पूर्वी या पश्चिमी में रहे तो पूर्वी गोलार्ध में, और एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो हमने ये अक्षांशीय विस्तार के बारे में दोस्तों हम लोगों ने देखा था ये। अब यहाँ पे देशांतरीय विस्तार के बारे में जानेंगे। तो देशांतरीय विस्तार में दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा देशांतरीय विस्तार है, ये कितने डिग्री पर है? ये तो ये जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट। और ये जो हमारा है ये कितने का है? तो ये लगभग 97 डिग्री 25 मिनट। और ये टोटल क्या होगा? अर्थ यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड दोनों क्या है? पूर्वी गोलार्ध तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये हमारा क्या हो गया? विस्तार हो गया इसका, पृथ्वी का विस्तार, सॉरी भारत का विस्तार। क्या हो गया? भारत का विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट ये। तो ये हमारा देशांतरीय विस्तार हो गया भारत का। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भूमध्य रेखा के यानी कि तुलना में, यानी कि ग्रीनविच, देखिए दोस्तों एक समय का निर्धारण होता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये बीचों बीच क्या कहलाता है? ग्रीनविच मीन टाइम कहलाता है। तो यहाँ से हमारा भारत जो है 5.5 घंटा का समय जो है आगे चलता है। अगर ऊपर इधर जाएंगे तो आगे होता है, और भूमध्य रेखा यानी कि ये देशांतरीय रेखा जो होता है बीचों बीच का, इधर आगे होता है और इधर क्या होता है? पीछे होता है। इधर क्या होता है? पीछे होता है। जैसे अगर हम दोस्तों, ये हमारा देखिए दोस्तों, अगर ये हमारा हो गया क्या? भूमध्य रेखा और देशांतरीय रेखा, ये बीचों बीच हो गया। अगर यहाँ से हम 1 डिग्री चला जाए, 1 डिग्री राइट साइड जाते हैं, 1 डिग्री राइट साइड जाते हैं, तो ये 4 मिनट का फर्क पड़ता है। क्या होता है? ये 4 मिनट का फर्क पड़ता है। अगर पूर्व जाएंगे 1 डिग्री चले जाएंगे, तो 4 मिनट इधर बढ़ जाएगा, फिर 2 डिग्री जाएगा 8 मिनट, 3 डिग्री जाएगा तो 12 मिनट, ना कि तो ये 4-4 मिनट के अंतर में है। तो टोटल कितने दोस्तों? 5.5 घंटे का फर्क है। जो ग्रीन विच मीन टाइम है, तो 5.5 घंटा क्या है? पूर्वी देशांतर में हमारा समय है, यानी कि 5 घंटा लेट है। तो अब हम दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। हालांकि दोस्तों इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अगर जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? यानी कि ग्रीनविच मेन टाइम, ग्रीनविच मेन टाइम, यानी कि देशांतर किसको माना जाता है दोस्तों? किसको माना जाता है? तो हमने क्या बताया दोस्तों कि तो जो 180 डिग्री की होता है देशांतरीय रेखाएं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय जो देशांतरीय रेखाएं होता है 180 डिग्री, उसे क्या माना जाता है? ग्रीनविच मीन यानी कि जो इंटरनेशनल टाइम माना जाता है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? से आंसर हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में से एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं हैं? यामोत्तर रेखाएं हैं, यानी कि दोस्तों जो समय रेखा है वो एक से अधिक बार क्रॉस करता है, एक से अधिक बार क्रॉस करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोस्तों कि जो एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं हैं,
तो यहाँ पे दोस्तों आने के समय जोन, टाइमिंग जोन जिसको हम कह सकते हैं, टाइमिंग जोन, तो सर्वाधिक, जो सर्वाधिक टाइम जोन किसका होगा? सबसे अधिक टाइम जोन की बात करें तो किसका होगा? या तो स्टैंडर्ड मेरिडियन किसका होगा? तो वो फ्रांस का होगा। किसका होगा? फ्रांस का। कितना है इसका टाइम जोन दोस्तों? तो 12 है। कितना है? 12 है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों किसका है? अमेरिका का। तो अमेरिका की कितना है? सॉरी, अमेरिका का 9 जोन है दोस्तों, यानी कि अमेरिका का कितना टाइम जोन है? 9 है। इसके अलावा दोस्तों रूस की बात करें तो रूस का कितना है? 11 है। और अंटार्कटिका की अगर बात करें, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, तो इसका टाइम जोन कितना है दोस्तों? 10 है। इसका टाइम जोन कितना है? 10 है। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का भी दोस्तों 9 है। ब्रिटेन का भी कितना है? 9 टाइम जोन है। ब्रिटेन का भी क्या है? 9 टाइम जोन है। तो इसमें से क्या पूछा गया है कि आम्योत्तर रेखाएं, यानी कि अधिक मानक आम्योत्तर रेखाएं हैं, अधिक मानक आम्योत्तर रेखाएं हैं, तो किसकी है? तो वो किसकी है? तो वो यूएसए, यानी कि अमेरिका का है। वो किसकी है? इसमें ऑप्शन में क्या है? यूएसए का है। किसका है? यूएसए। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत दिया है, भारत का क्या आम्योत्तर रेखाएं हैं? क्या नहीं है। अफगानिस्तान का यहाँ दिख रहा है? क्या नहीं है। जापान है? क्या नहीं है। तो यहाँ पे यूएसए, यानी कि अमेरिका यहाँ पे है, तो 9 है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक, ऑप्शन में अगर ये सब दिया जाए, ये चारों दिया जाए, फ्रांस, अमेरिका, रूस, अंटार्कटिका दे दिया जाए, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? फ्रांस को मानना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन या तो जो टाइम जोन है किसका अधिक है? वो फ्रांस का है। तो यहाँ पे यूएसए, अमेरिका, ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि डैश डिग्री से होकर गुजरती है, यानी कि कितने डिग्री ग्रीनविच से समय से गुजरती है? तो ये दोस्तों हमने पहले बताया कि 180 डिग्री ग्रीनविच से गुजरता है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह मेरिडियन डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो 82.5 डिग्री, कितने दोस्तों? 82.5 डिग्री जो है पूर्वी अक्षांश पर, 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश पर। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5.5 घंटा क्या है? अधिक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या है? यानी कि पूर्वी देशांतर रेखाएं जो गुजरती है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों इसका एक ट्रिक है, क्या है कि में यूपी में छत उड़ी, यूपी में छत उड़ी आंधी के कारण, यूपी में छत उड़ी आंधी के कारण, आंधी के कारण। तो यूपी से उत्तर प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उड़ी से उड़ीसा, आंधी से आंध्र प्रदेश, आंधी से आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे दोस्तों इसको आप याद रख सकते हैं, या तो इसे नोट काउंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रीनविच मध्य, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। तो ये हमारा था दोस्तों आज का अक्षांश और देशांतरी से संबंधित जितने क्वेश्चन थे। तो ये सारे यहाँ पे दोस्तों कंसेप्ट भी लगभग हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि जो अक्षांशीय पर ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, देशांतरीय से कम क्वेश्चन पूछा गया है, कम क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे संबंधित दोस्तों आप और कहीं से क्वेश्चन लगा सकते हैं, या तो बार बार इसी को रिवीजन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल मिला, तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। और ये हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,